नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। इन्हें दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। वहीं पहली एफआईआर नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। वहीं दूसरी एफआईआर महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीते शुक्रवार को 7 महिला रेसलर की तरफ से शिकायत दी गई थी। इनमें से एक रेसलर नाबालिग है। केस दर्ज न होने पर सोमवार को रेसलर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। शिकायत के ठीक 1 हफ्ते बाद 28 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज होगी और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस अभी सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ मामलों में 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाएगी। इसके बाद पुलिस बयान से जुड़े सबूत जुटाने की भी कोशिश करेगी। तो डब्ल्यूएफआईए चीफ बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई है। दरअसल आपको बताते चले कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीते शुक्रवार को 7 महिला रेसलर की तरफ से शिकायत दी गई थी। इनमें से एक रेसलर नाबालिग है। केस दर्ज न होने पर सोमवार को रेसलर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। शिकायत के ठीक 1 हफ्ते बाद 28 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज की। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ मामलों में 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाएगी। इसके बाद पुलिस बयान से जुड़े सबूत जुटाने की भी कोशिश करेगी। तो वहीं डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वहीं शनिवार को इस प्रदर्शन का 7वां दिन है। रेसलर बजरंग पूनिया ने सुबह आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है। रात में खाना खाते वक्त बिजली काट दी जा रही है। वहां खड़े पानी के टैंकरों को भी ले जाया गया। वहीं पब्लिक टॉयलेट को भी पुलिस ने दूसरी जगह भिजवा दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पहुंच गई। इससे पहले शुक्रवार देर रात बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहली दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य 6 महिला रेसलर के यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बृजभूषण शरण ने शुक्रवार देर रात कहा कि अगर धरना दे रहे पहलवान इस्तीफे से मांगे तो मैं दे दूंगा, मगर अपराधी बनकर नहीं दूंगा। अब ये कहेंगे कि इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया है, अब इस्तीफे से क्या होगा। अगर ये खिलाड़ी धरने से उठकर वापस घर जाए तो अपनी प्रैक्टिस करे तो मैं इस्तीफा भिजवा दूंगा। तो अब पहलवानों के इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पर पहुंचकर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आई हैं। दरअसल पुलिस परेशान कर रही है, ये बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया है। दरअसल आज आपको बताते चले कि इस प्रदर्शन का 7वां दिन है और रेसलर बजरंग पूनिया ने सुबह आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है। रात में खाना खाते वक्त बिजली काट दी जा रही है। वहां खड़े पानी के टैंकरों को भी ले जाया गया है। पब्लिक टॉयलेट को भी पुलिस ने दूसरी जगह भिजवा दिया है। और इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पहुंच गई हैं। इससे पहले शुक्रवार देर रात बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस दिल्ली एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य 6 महिला रेसलर के यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बृजभूषण शरण ने शुक्रवार देर रात कहा कि अगर धरना दे रहे हैं तो पहलवान इस्तीफे से मानेंगे तो मैं दे दूंगा, मगर अपराधी बनकर नहीं दूंगा, ऐसा बृजभूषण ने कहा है।
तो वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार रात को दिल्ली कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य 6 महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुई है। इसके ठीक 1 घंटे बाद जब खिलाड़ी धरना स्थल पर खाने बैठे तो पुलिस ने वहां की बिजली काट दी और इतना ही नहीं, वहां खड़े पानी के टैंकरों को भी ले जाया गया। पब्लिक टॉयलेट को भी पुलिस ने वहां से दूसरी जगह भिजवा दिया है। जब बजरंग ने इस बारे में एसीपी को कॉल की तो उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, अब तो ऐसा ही होगा। साथ ही कहा कि केस दर्ज हो गया है, अब वहां से धरना उठा ले। पुलिस ने धरना स्थल के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर खिलाड़ियों को जबरन वहां पर बंद कर दिया है, नजरबंद कर दिया और साथ ही साथ मौके से मीडिया कर्मियों को भी निकाल दिया गया है। धरना स्थल पर खिलाड़ी और कुछ समर्थक ही रह गए हैं जो अंधेरे में बिना बिजली के रात काटने को मजबूर है। जैसे ही दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ दबंगई दिखानी शुरू की, वैसे ही बजरंग पुनिया अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से लाइव आए। उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों को आग्रह किया कि सभी अब दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे, क्योंकि अब यह लड़ाई किसान आंदोलन की तरह लड़नी पड़ेगी। पुलिस का रवैया बदल गया है, मौके पर पुलिस बल भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ ना खाने को कुछ है और ना पीने को कोई भी व्यवस्था की गई है। अब यहाँ से बिजली भी काट दी गई है। अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे। कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटी ऐसे होती तो आप। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वह 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 2 जगहों पर रोड शो भी करेंगे। वहीं मोदी के यात्रा कार्यक्रम के अनुसार वह दिल्ली से विशेष विमान से बीदर हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरेंगे, जहां से वह हेलीकॉप्टर से बीदर जिले के हुमानाबाद जाएंगे और सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विजयपुरा जाएंगे, जहां दोपहर 1 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वह दोपहर करीब 1:45 बजे बेलगावी जिले के कुडाची में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ शाम में पीएम मोदी बेंगलुरु उत्तर में रोड शो भी करेंगे। बेंगलुरु में रात्रि विश्राम के बाद वह रविवार सुबह राजभवन से कोलार के लिए रवाना होंगे, जहां सुबह 11:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1:30 बजे रामनगर जिले के चन्नापटना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह हासन जिले के बेलूरू जाएंगे, जहां वह अपराह्न 3:45 में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी रविवार की शाम मैसूर में रोड शो भी करेंगे। सूरत के सेशन कोर्ट में राहत न मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में हाईकोर्ट की एक जज गीता गोपी ने खुद को केस से अलग कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच करेगी। बताते चले कि 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीते 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत भी नहीं मिल पाई है। आपको बताते चले कि ये केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल कर दिया। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए
पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को फैसला सुनाया था। इसके आधार पर अगले दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल ने सूरत की कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थी, जिसमें एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी याचिका को 2 साल के लिए जेल के फैसले के खिलाफ उस पर 3 मई को सुनवाई होनी है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई है। दरअसल बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। आपको बताते चले कि 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं बीते 23 मार्च को सूरत की अदालत में राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। आपको बताते चले कि ये केस 2019 में बेंगलुरु चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है और इस बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था और अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी सरनेम का कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े ईडी केस में मनीष सिसोदिया की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। यहां जांच एजेंसी उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। दरअसल शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करी एजेंसी को दी गई सिसोदिया की कस्टडी आज खत्म हो रही है। 16 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी को जानकारी 29 अप्रैल तक की कस्टडी दी थी। उधर 28 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी के केस में पूर्व डिप्टी सीएम को जमानत देने से इनकार कर दिया और यह फैसला स्पेशल जज एमके नागपाल ने सुनाया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश के पीछे असली दिमाग सिसोदिया का था। जज एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 25 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराए। वहीं सिसोदिया के वकील दयान कृष्ण ने कहा कि वे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 27 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई केस में सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें शराब विक्रेताओं की योग्यता और उनके प्रॉफिट मार्जिन को बदला था। सिसोदिया ने यह काम मंत्रियों से चर्चा के बिना किया था। सिसोदिया ने साउथ लॉबी की जरूरतों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट को बदला था। ईडी के पास इस बात के सबूत है कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम में शामिल है, इसलिए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने सिसोदिया के वकील ऋषिकेश ने तर्क दिया कि अधूरी चार्जशीट या अधूरी जांच के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है। इस केस में सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर फैसला 6 मई को आएगा। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज फैसला सुनवाएगी। 15 अप्रैल को कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाले के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं श्रद्धा के पिता विकास को बेटी के अवशेष सौंपने के बारे में दिल्ली पुलिस कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। बताते चले कि विकास वालकर ने कोर्ट में अपील कर रहा था कि उन्हें श्रद्धा के अवशेष सौंप दिए जाएं, जिससे वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। इस पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस सुनवाई की अगली तारीख पर श्रद्धा के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करेगी। विकास ने श्रद्धा को न्याय न मिलने तक उसका अंतिम संस्कार न करने की शपथ ली थी। उन्होंने मार्च 2023 में कहा था कि मेरी बेटी की हत्या को मई में 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। आफ्ताब को मौत की सजा मिलने के बाद ही मैं श्रद्धा का अंतिम संस्कार करूंगा। तो श्रद्धा मर्डर केस में कोर्ट का जजमेंट आएगा। बताते चले कि पिता विकास ने
बेटी के अवशेष मांगे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 15 अप्रैल को कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं श्रद्धा के पिता विकास ने बेटी के अवशेष सौंपने के बारे में दिल्ली पुलिस में जवाब दाखिल करेगी। बताते चले कि विकास वालकर ने कोर्ट में अपील कर रहे थे कि उन्हें श्रद्धा के अवशेष सौंपे जाए, जिससे वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। इस पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस सुनवाई की अगली तारीख पर श्रद्धा के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करेगी। विकास ने श्रद्धा को न्याय न मिलने तक उसका अंतिम संस्कार न करने की शपथ ली थी। उन्होंने मार्च 2023 में कहा था कि मेरी बेटी की हत्या को मई में 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। आफ्ताब को मौत की सजा मिलने के बाद ही मैं श्रद्धा का अंतिम संस्कार करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है और इस बीच करीब 120 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर मामले का हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में अगर सेम सेक्स मैरिज पर कानून बन जाता है तो पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह लेटर दिखाने वालों ने रिटायर्ड जज, पूर्व IAS, IPS हैं। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि हम आने वाले पीढ़ियों को ऐसा माहौल नहीं दे सकते जिसमें ज्यादा समलैंगिक लोग तैयार हो। हमारे देश में शादी एक सामाजिक बंधन है जिसके साथ अनेक तरह के रिश्ते नाते जुड़े रहते हैं। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में कहा गया कि देश में कई लोग सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोग लिबरल दिखने के चक्कर में भारतीय मूल्यों को पहले ही तलाक दे चुके हैं। देश में सेम सेक्स मैरिज पर कानून बनने पर कई लोग अपने माता पिता और पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6ठे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि वे बताए कि समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता न दी जाए तो इससे उन्हें क्या क्या फायदा होगा। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की संवैधानिक बेंच कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक 14 राज्यों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि 5 राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 10 राज्यों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश की वजह से इन राज्यों में तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। वहीं IMD के मुताबिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में गरज के साथ अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश होने की अनुमान जताई गई है। इसके अलावा लेह लद्दाख में भी फुहार पड़ने के असर हैं और बचे 10 राज्यों में बादल छाए रह सकते हैं। IIT मंडी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता के मुताबिक अप्रैल में बारिश आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है। ये डिस्टरबेंस भूमध्य सागरीय इलाके में पैदा होते हैं। यह हर साल अक्टूबर-अप्रैल के बीच उत्तर भारत में बारिश लाते हैं। स्पीड, टाइम और लोकेशन के आधार पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश, बर्फबारी, शीतलहर और यहां तक कि अचानक बाढ़ भी ला सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओमकार न्यूज।